हेलो नमस्कार, स्वागत है। और शाम को बज रहे हैं 4:30। विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसे हम विज्ञान एनसीईआरटी के तौर पर शामिल कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्वागत है। ये केजीएस है और मैं सुमित शुक्ला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बातचीत करने। और जिस व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं वो आज का नया टॉपिक है। और बातचीत करनी है क्लास सेवन्थ के चैप्टर 6 का। और नाम है जीवों में श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम बातचीत करेंगे कि कैसे जीवधारी सांस लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों में सांस लेने की पूरी प्रक्रिया को सिखाया गया है, जिनमें से पेड़ पौधे भी शामिल हैं और जिनमें से मुख्य फोकस मनुष्य को किया गया है। तो इस पूरी जो टॉपिक है कक्षा 7 का, ये हमारा एक बड़ा शानदार टॉपिक पूरा करता है। यानी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की, या जब हम तैयारी कर रहे होते हैं बीपीएससी या यूपीपीसीएस आदि की, तो इसमें एक बायोलॉजी में टॉपिक होता है जिसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव का जो श्वसन तंत्र नामक टॉपिक है, उसी टॉपिक की पूर्ति कर रहा है आपका ये वाला चैप्टर, जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सर पुसिंग कैसे, हम समझ नहीं पा रहे कहना क्या चाह रहे हो। तो जीवों के श्वसन की बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस धरती पर आए और जब हमारा इस धरती पर जन्म हुआ, तो सबसे पहले हमें कुछ मिला, तो वो सांस थी। हमने एक तरीके से सांस के बारे में जाना, और हमने नाक के माध्यम से बिना किसी के सिखाए ही सांस लेना शुरू कर दिया। तो सीधी सी बात है कि सांस लेना हमारे जीवन का बड़ा अहम हिस्सा है ना। लेकिन समय के साथ हमारा इस धरती पर समय बीतता गया, और दूसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू था, वो था कि हमें पानी मिल जाए, है ना, या हमें कुछ भोजन मिल जाए। तो भोजन जो है वो थोड़ा दिन बाद मिला। दूध के रूप में भोजन मिला, और उसी दूध के रूप में सीधे से पानी भी मिल गया। तो हमारे जीवन में जैसा जिसकी उम्मीद रही, वैसा ईश्वर ने हमें दिया। सांस तत्काल चाहिए था, तो उसके लिए देर ही नहीं लगाई। उम्र जैसे ही हम यहाँ पर आए, तत्काल हमें हवा मिल गई। भोजन के बिना हम थोड़ा लंबा जी सकते थे, पानी के बिना थोड़ा लंबा जी सकते थे, इसलिए दूध के रूप में वो हमें दे दिया। कपड़ा शुरुआत में होता भी नहीं, तब भी काम चल जाता है। कपड़े के लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। माता पिता ने पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो कोई बातें नहीं है, जयराम जी की, है ना। तो कहानी ऐसी चली रही कि जैसी हमारी स्थिति, वैसी हम अपने जो प्राप्तिकरण की बातें हैं, नमस्ते, उन सभी की बात कर रहे थे, है ना। तो ये बातें समझना ठीक है। सर आपके सर्विस होने पर एक बार हड्डियों की काउंट फिर बता देना। अच्छा अच्छा सर, और चैप्टर में वाई डी फाल इल तक कराया है। अच्छा, प्रणाम सर। ठीक है, और कोनो बात हो तो बता दो। सर स्नैक वाला हिंदी में बता दो, कल बताए तो थे, एक बार शाम को पढ़ लिया करो बेटा ना। बार बार ये कोई कथा थोड़ी चल रही, बार बार बताते रहेंगे कोई चीज। वो दौर नहीं रहा कि मास्टर कहेगा 100 बार पूछो 100 बार बताएंगे। आपके पास वीडियो पड़ा है, वीडियो देख करके उसको दोबारा करिए, है ना। और केवल पढ़ने पर ध्यान, सर यूपी में बायो हो जाएगा। हो जाना चाहिए। यहाँ से तो देखो, मैं किसी परीक्षा को विशेष नहीं, हमारा केवल एक ही परीक्षा है, वो है यूपीएससी। अब अगर यहाँ हो जाएगा तो हर जगह हो जाएगा, है ना। ये बात को समझिए। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिए और एकदम पढ़ने पर फोकस करिए। हिंदी में नहीं पढ़ाए थे? अच्छा अच्छा, हिंदी में बताया था, हमने बताया था कि जो सांप होता है वो एक तरीके से अपना जो स्पिन करता है ना, उसके चलने की जो व्यवस्था है वही बताया गया था, है ना। और चलने की जो व्यवस्था है उसको मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया था कि उसमें क्वाइल होती है, और उस क्वाइल के जरिए वो सीधा नहीं चलता, बल्कि हल्का सा मुड़ मुड़ के चलता है। यही बात तो हुई थी। धारा रेखीय शरीर का मतलब होता है कि सीधी रेखा में आगे नुकीला, पीछे नुकीला, बीच में मोटा, इसको बोलते हैं धारा रेखीय। क्या बोलते हैं? धारा रेखीय। फटाफट जल्दी जल्दी सवाल करो, कल वाले तो हम बताते रहेंगे। सर स्टर्नम हड्डी रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का कार्य करती है। नहीं,
जो रीढ़ की हड्डी और पसली दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, अष्टनम हड्डी। हाँ, हिंदी में नहीं था, अब तो बता दिए, माफ कर दो सर। आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे ना सर आज? अच्छा अच्छा, हाँ मेरे मन में होगा तो जरूर दे पाएंगे। सांप वाला बता दिए सर। हाँ, सांप का पैर होता है क्या? नहीं, सांप के पास पैर नहीं होता। 360 क्या है ये बता दो। पता नहीं क्या है, मुझे क्या पता सर। इसमें 14 बोन, हाँ 14 बोन होते हैं, ठीक है। सर आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे मिले? पटना में आ जाओ, मिल लेंगे। एनसीईआरटी और यूपीएससी दोनों साथ में कर सकते हैं, हाँ दोनों साथ में कर सकते हैं, है ना। अब चले, पढ़ा ले, आई, ठीक है। अब पढ़ाने दो, हमें निवेदन है, और यहाँ पर ध्यान दो, पढ़ने का प्रयास करो, ठीक। आई, तो यहाँ पर ध्यान दो। हम चर्चा कर रहे थे जीवों में श्वसन की। तो जैसे हम इस धरती पर आए, तत्काल इस धरती पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है, या हमारा वायुमंडल है। आपको पता है कि इस वायुमंडल में क्या भरी हुई है? तो प्रॉपर मात्रा में गैस है। और इस गैस में दुनिया को सबको पता है कि ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, और कार्बन डाई ऑक्साइड होगा। ये तीन ऐसी मुख्य अवधारणाएं हैं जो हमारा जो वायुमंडल है, जो हवा बह रही है, उस हवा बहने की प्रक्रियाओं में हमें मिलती है। तो ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इसने क्या कर दिया? इसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला और ऑक्सीजन वाली गैस को अंदर ले लिया। और क्या लिया? भोजन ले लिया अंदर में। तो अब यहीं से ध्यान देना कि जो इसका ऑक्सीजन गया अंदर, और क्या खाया? भोजन खाया। ये दोनों, ऑक्सीजन सीधे ब्लड में मिल गया, है ना। और भोजन क्या बन गया? शुगर बन गया। और दोनों के दोनों क्या बन गए? हमें एनर्जी मिली, और एनर्जी मिल करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, और हम बाहर चले गए। इसको और मैं अपनी डिजाइन बना के आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको श्वसन की प्रक्रिया समझ में आ जाए। इस डिजाइन को अपनी कॉपी में पहले ही पेज में बना लीजिएगा, जो मैं अब बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे समझना कि इसमें कोई हिंदी और अंग्रेजी नहीं, ये सबके लिए है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये एक पेड़ है ना, मान के चलो कि हम एक पेड़ या ट्री की चर्चा कर रहे हैं, और इसकी डिजाइन के ही जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। अब ये जो पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, ठीक है। ये इसकी जड़ें यानी कि रूट्स होती हैं। और यहाँ पर रखा गया है, पानी भरा है, और कुछ खनिज यानी कि मिनरल होते हैं। ये बातें आप पहले से जानते हो। इनकी, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, इनमें होता है क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल होता है, या हम एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट के तौर पर जानते हैं। यानी कि इसे कहा जाए तो हरित लवक, हिंदी में क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये सन है, सूर्य है, बात समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ से सन की लाइट आ रही है। अब यही जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ध्यान देना, एक प्रक्रिया गुजरेगी जिसे कहा जाएगा प्रकाश संश्लेषण, या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, है ना। और इस प्रक्रिया में होगा क्या, इसको अगर देखा जाए या समझा जाए, तो दुनिया में लगभग हर छात्र को यह बात पता है कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल की एक अभिक्रिया है, जो कि अंततः क्या देती है? C6H12 और O6 देती है। और रिजल्टेंट के तौर पर क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और कार्बन डाइ एक तरीके से ग्लूकोज मिलता है। बशर्ते यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और यहाँ पर आपको जो हरित लवक है वो होना चाहिए। और ये पौधों के लिए भोजन बन गया। क्या बन गया? पौधों के लिए भोजन बन गया। और पौधे ने एक गैस निकाल दी, जो कैसी है? ऑक्सीजन है। यही ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। ध्यान देना। अब मान के चलो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने सांस लिया है ना, सर कल की कक्षा बिल्कुल समझ नहीं आई है, कैसे नोट्स बनाए। हाँ बात सही है। आज की कक्षा समझने का प्रयास करिए, कल वाली के लिए हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि काहे नहीं समझ में आई है ना। पहले एनसीईआरटी डिस्कस थी, सर ज्वाइन कर लो, बार बार नहीं बताएंगे। इनको जहीर खान को तत्काल एक बार ब्लॉक करो, तत्काल 1 सेकंड के अंदर। हम्म, तुरंत 1 सेकंड के अंदर हटिए। बस आ जाओ, हो गए। हम्म, बस नीचे एक बार क्लिक करो, नीचे। बस आइए बढ़ा जाए। क्या मिला? ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, अंदर ले लिया। अब ध्यान देना, और प्लस में हम भोजन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन भी कर रहे हैं। तो अब हमारी शरीर में क्या क्या आया? दो चीजें आई। क्या क्या आया? ऑक्सीजन आया, और क्या आया? भोजन आया। और भोजन के तौर पर हमारे पास भी क्या है? तो जवाब है ग्लूकोज है। क्या है? तो हमारे पास भी ग्लूकोज है। ओके, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और टूट गया। जब इसका ब्रेक डाउन हो गया या ये टूट गया, तो रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में ये मिला कि हमें मिला एटीपी। क्या मिला? एटीपी मिला। और प्लस में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और प्लस में क्या मिला? जल वाष्प। क्या मिल गया? जल वाष्प मिल गया। अब समझना, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी थी इसके लिए, पेड़ के लिए। किसके लिए? पेड़ के लिए। तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली उसको पेड़ ने अपने लिए भोजन बना लिया, और इसका जो ऑक्सीजन था वो हमने ले लिया। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है ये मनुष्य और पादप की है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ लगाए जाएं, पृथ्वी पर पेड़ लगाए जाएं। तो फिर से ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण हुआ, रिजल्ट में क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमने सांस लेने में कर लिया, और हमने भोजन किया। तो ऑक्सीजन और भोजन ने आपस में रिएक्शन किया, और भोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो भोजन में क्या था? ग्लूकोज था। ये टूटा तो तीन चीज बनी। क्या बनी? ध्यान देना, एटीपी बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और दूसरा जलवाष्प बना। इसको मैं अब और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। उम्मीद है इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान देना क्या है, हमने देखा कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसका रेस्पिरेशन कैसे होगा ये देखना है। तो हमने एक ही काम किया है इसमें कि सांस लेने के दौरान, अब की ह्यूमन थोड़ा अजीब सा बन गया, सांस लेने के दौरान, इस यार क्या ही लग रहा है ये। ठीक है, अब ठीक। इसने सांस लिया तो क्या लिया? ऑक्सीजन। और इसने भोजन किया। क्या किया? भोजन। ठीक, बात को समझना। तो एक तरफ से हम भोजन करते हैं और दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर? और भोजन और ऑक्सीजन लिया तो यहां पर क्या हुआ? दोनों अब शरीर के अंदर रिएक्शन होगा। भोजन का रिएक्शन कैसे होगा? ग्लूकोज के रूप में। किस में परिवर्तन होगा भोजन का? तो पाचन होगा, तो भोजन हमारा बन जाएगा ग्लूकोज, जिसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले इसी एनसीईआरटी कक्षा में। और भोजन की क्रिया कैसे होगी? ऑक्सीजन से होगी। ये दोनों क्रियाएं जब होंगी तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एटीपी का। किसका? एटीपी का। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये बना। और इसी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और प्लस में क्या बना? और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना? जल वाष्प। क्या बन गया? जल वाष्प बन गया। ठीक। इसी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का
इस्तेमाल करके हम अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं, यानी कि जो हमें ताकत मिलती है दिन भर, वो किससे मिलती है? एडनोसिन ट्राइफास्फेट से। किससे मिलती है? एडनोसिन ट्राइफास्फेट से मिलती है। यानी कि रमेशवा जो है, इसकी जो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं, वो किससे चार्ज हो रही है? तो रमेश की जो बैटरी चार्ज करनी है दिन भर की, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? तो जवाब हो जाएगा, ये बैटरी तभी चार्ज होगी जब एटीपी बने। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। अब यहां से चार्ज हो गई, और कह देंगे 100% चार्ज। क्या मिल गई? 100% एनर्जी रमेश को मिल गई। अब फिर से रमेश काम करेंगे, और काम करेंगे तो बैटरी फिर खाली हो जाएगी। बात को समझना, बैटरी फिर खाली हो जाएगी। तो भोजन जो हमने किया और सांस जो हमने ली, उसका रिएक्शन जो हमें मिला, वो मिला एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो अब अगर रमेश को देखेंगे, तो रमेश ने अंदर क्या क्या लिया? तो जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन और भोजन। लेकिन रमेश नाक से बाहर क्या निकालेंगे? CO2। क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि श्वसन या रेस्पिरेशन, अगर हम श्वसन समझें या हम रेस्पिरेशन समझें, तो क्या हो रहा है? तो जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन युक्त हवा है। क्या है? ऑक्सीजन युक्त एयर है। तो इस ऑक्सीजन युक्त एयर को हम अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। और प्लस में दूसरी हवा कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा है। इसको हम कहाँ कर रहे हैं? इसको हम बाहर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल कौन कर लेगा आगे चल के? पेड़ पौधे। क्या कर लेंगे? पेड़ पौधे कर लेंगे। और पेड़ पौधों ने क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। इसका इस्तेमाल कौन कर लिया? हमने कर लिया। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, ये मानव और पेड़ की है। और मानव सांस क्यों ले रहा है? क्योंकि हमें अपना भोजन तोड़ना है, और अपना भोजन तोड़ करके क्या बनाना है? तो मुख्य तौर पर बनाना है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बनाना है। और क्या बनाना है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही जाते हैं। और जब एटीपी बनेगा, तो हमारे दिन भर की जो ऊर्जा है, वो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान देना, बैटरी चार्ज होगी तो हम काम करना शुरू किए, और जो हमारा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसका इस्तेमाल कौन कर दिया? तो बगल में पेड़ है, तो पेड़वा क्या कर दिया? ये मुख्य तौर पर CO2 को खींच लिया और अपना भोजन बना लेगा। तो ये जो मनुष्य और पेड़ की मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है श्वसन के संदर्भ में, वो बड़ी शानदार बात है। ये चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ये चित्र अपनी कॉपी में बना लो, फिर आगे बढ़ा जाए। प्लीज किसी भी तरह का अनायास कमेंट मत करिए, निवेदन है आप सभी से। छात्र बन जाइए, है ना। बहुत दुख देती है मुझे बैच ये आपकी। पर इसमें लिखना क्या है, इनका दिमाग चकरा रहा है। दिमाग थोड़ा बढ़ा लो दोस्त, है ना। दिमाग थोड़ा बढ़ा लो, तभी काम बनेगा। ऐसे बन नहीं पाएगा। बहुत लंबी यात्रा के लिए निकले हो, छोटी यात्रा लेके बैठे रहोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। ऐसे करते रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ये बैच इतनी तकलीफ देती है मुझे कि एक तो आप समझना चाहते नहीं हो, पहली बात। दूसरा, आपको पकड़ा पकड़ा के समझाना पड़ता है। तीसरा, आप ऐसी मानसिकता लेके बैठ चुके हो, मतलब सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनको लगता ही नहीं कि मैं पढ़ने आया हूँ, क्या करने आया हूँ। तो थोड़ा धैर्य रखो और मेहनत करो। अब इतना देर बताने के बाद कौनो कह रहा है कि इसको लिखें कैसे। इतनी मार मार देंगे ना गुरु, कि वहीं बैठे बैठे सुधर जाओगे जहां बैठे हो। अब पता नहीं चलेगा लिखे कैसे फिर। समझ रहे हो? चुपचाप लिख लो, लिखें कैसे। बन गए। तो अब क्या लिखेंगे? कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में डालिएगा कि श्वसन क्या है। लिखिएगा, लिखिएगा श्वसन सामान्य वायुमंडल से
लिखिएगा सामान्य वायुमंडल से, सामान्य वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा खींचना तथा तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना, को बाहर निकालना, बाहर निकालना वास्तव में, वास्तव में सामान्य श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है, सामान्य श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है, सामान्य श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये बातें हिंदी में नोट हैं, इसको अंग्रेजी में करिएगा। लिखिएगा सामान्य वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा, सामान्य वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त हवा खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को, यानी कि इनहेल और एक्सेल शब्द होता है, तो इनहेल और एक्सेल, एक समय बाहर निकालना, ये इनहेल है, ये एक्सेल है। तो क्या कर रहे हैं अभी, इनहेल एक्सेल। तो इनहेल कैसी करेंगे, CO2 वाली एयर, और एक्सेल कैसी करेंगे, CO2 वाली एयर। ठीक है, और यही जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को नॉर्मली क्या कहेंगे, रेसिप्रेशन प्रोसेस। क्या कहेंगे, रेसिप्रेशन प्रोसेस के तौर पर, क्या बोलेंगे, रेसिप्रेशन प्रोसेस के तौर पर जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस श्वसन की प्रक्रिया में क्यों होती है, तो नोट डाल दीजिएगा। लिखिएगा आमतौर पर, लिखिएगा मनुष्यों में, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस एक विघटनकारी प्रक्रिया है, एक विघटनकारी प्रक्रिया है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कैटाबोलिक। क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक प्रोसेस, एक विघटनकारी प्रक्रिया है। ये बात समझिएगा, एक विघटनकारी प्रक्रिया है। क्यों है ये बात को समझना। लिखिए क्योंकि, क्योंकि यह ग्लूकोज का विघटन करा के, यह ग्लूकोज, यह ग्लूकोज का विघटन कराकर ATP का निर्माण करती है। क्या, ATP का निर्माण करती है। तो आज के बाद से अगर कोई पूछे आपसे कि आप सांस क्यों लेते हो, है ना, आपका जो श्वसन है क्यों हो रहा है, तो उत्तर दे दीजिएगा कि ATP के लिए। किसके लिए, ATP निर्माण के लिए। और ATP का निर्माण क्यों, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, एनर्जी क्वाइन है। क्या है, एनर्जी क्वाइन है। तो अक्सर हम सांस क्यों लेते हैं, उत्तर अक्सर लोग इसलिए लिख जानते हैं, जीने के लिए। ठीक है, सांस लेना बंद कर दोगे तो घबराहट हो जाएगी, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि सांस लेना केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि सांस लेना एक तरीके से शरीर के लिए ऊर्जा बनानी है, ATP का निर्माण करना है, ATP का निर्माण करना। क्या लिखा आपने, कि श्वसन प्रक्रिया एक विघटनकारी प्रक्रिया है। क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेसिप्रोशन प्रोसेस इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, रेसिप्रोशन प्रोसेस इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस, है ना, which which हाँ, which break down glucose into ATP, which break down glucose into
एटीपी। तो टूट रहा है ना कुछ, जो टूटेगा तो क्या होगा, विघटन होगा। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए सांस लेने के बाद हमारे शरीर का वजन क्या होता है, घटता है। श्वसन क्रिया में क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया में शरीर का वजन घटता है। तो ये बात भी वहीं कहीं नोट कर लीजिएगा। एक और नोट डालिए कॉपी में, यहीं कहीं लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा। श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया से, श्वसन क्रिया से शरीर का वजन घटता है। शरीर का वजन क्या होगा, घटता है, ना कि बढ़ता है। बढ़ता तो इसलिए है कि आप सांस ले तो लेते हो और उससे ज्यादा खाना खा लेते हो, उससे ज्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है ना। ये बातें आई थिंक नोट हो गई होंगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब सवाल आता है कि एक शब्द है सेलुलर रेसिप्रेशन। क्या है, सेलुलर रेसिप्रेशन। इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। एक तो श्वसन हो गया जो मैंने बताया आपको। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द सेलुलर रेसिप्रेशन। तो लिखिएगा हेडिंग, कोशिकीय श्वसन। यह हेडिंग, कोशिकीय श्वसन। क्या है, कोशिकीय श्वसन। ये क्या है, लिखा है कि बड़े शानदार तरीके से कि द ऑक्सीजन दैट बी ब्रीथ इन द इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रीच टू ऑल सेल्स वेयर इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। वही बातें जो मैंने बताई कि सब कोशिका में पहुंचेगा और ये फूड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड in the cell with release the energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organism. ये कहने का मतलब ये है, इसका नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है, अंग्रेजी वाले अपना ऊपर लिख लेंगे, कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें शरीर में प्रवेश कर गई ऑक्सीजन, शरीर में प्रवेश होने वाली ऑक्सीजन, होने वाली ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है तथा ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ही क्या है, भोजन है, क्या है, फूड है, का विखंडन करती है, ग्लूकोज का विखंडन करती है तथा इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इससे हमें ऊर्जा। और कैसी ऊर्जा, तो जवाब हो जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्राप्ति होती है। और ध्यान देना, सभी जीवों में प्रक्रिया, सभी कोशिकीय जीवों में लगभग यही प्रक्रिया होती है। लिखिएगा, प्रायः सभी कोशिकीय जीवों में, प्रायः सभी कोशिकीय जीवों में यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो आपने जाना कि भाई कोई ऑक्सीजन है, हमने सांस ली, तो सांस के द्वारा कहाँ पहुंच गया, बॉडी में, और बॉडी में वैसे पहुंचा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, सेल में। कहाँ, सेल में। इसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका। और कोशिका में पहुंच के अब ये कोशिका में मौजूद जो ग्लूकोज था उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, और क्या बना दिया, जवाब है एटीपी। क्या हुआ, एटीपी। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने कह दिया सेलुलर रेस्पिरेशन। कहाँ, क्योंकि सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका में। कहाँ हो रही है, कोशिका में। क्लियर।
हाँ, उनमें भी यही प्रक्रिया होगी और हमें भी यही प्रक्रिया होगी। बस मसला है कि कुछ में आक्सी होगा और कुछ में अनाक्सी, यानी कि कुछ एरोबिक करेंगे और कुछ अनएरोबिक करेंगे। लेकिन सारे लोग कोशिका के जरिए ही सांस लेते हैं। ये नाक वाली सांस तो एक सामान्य सांस है। अब अंदरवा में जब जाएगी ऑक्सीजन यहाँ, तो वो कोशिका में जाएगी। अंदर में जो ऑक्सीजन जाएगी तो कहाँ जाएगी? कोशिका में जाएगी। अब हमारे पास ढेर सारी कोशिका, तो हम ढेर सारा काम। छोटे लोग के पास छोटी कोशिका, तो छोटा काम करेंगे। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, हो गया नोट। अब आगे बढ़ा जाए। ये जो मैंने अभी बताया, वो बातें यहीं लिखी हैं, देखो। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले, क्या कर रहा है? ब्रीथिंग कर रहा है। ऑक्सीजन ये अंदर लिया और CO2 बाहर कर दिया, यही तो किया। अब यहां पर क्या है? ये है कोशिका, क्या है? कोशिका। और कोशिका में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, शायद आपने सुना होगा, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आई थिंक आपने कभी सुना हो तो नाम। इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन को बुलाएगी और ग्लूकोज को बुलाएगी। क्या करेगी? ग्लूकोज को बुलाएगी, C6H12 और O6। देखो ये जो है ना ग्लूकोज, इसमें रखा है थाली में, तो बुला ली अपने पास। और दोनों को रिएक्शन करा के तोड़ देगी। किस में बदलेगी? H2O में, CO2 में, और किस में? ATP में। किस में? ATP में। तो ये प्रक्रिया हुई कहाँ? तो जब आप है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल में है। कहाँ है? सेल में है। तो इसलिए हमने क्या कहा? ये सेलुलर रेसिप्रेशन। क्या कह दिया? सेलुलर रेसिप्रेशन। दुनिया में मैं सबसे आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें समझ रहे हैं, है ना। ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप मान रहे हैं तो शानदार बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 2 3 4 बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। चलिए, आगे बढ़ा जाए। आगे जब आप बढ़ोगे तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो कह रही है कि जो सेलुलर रेसिप्रेशन होता है, ये 2 तरह, कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है जिसे बोलते हैं एरोबिक रेसिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेसिप्रेशन। कैसा? एरोबिक। तो अपनी कॉपी में नोट लिखिएगा, लिखिएगा कि कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा अपनी कॉपी में, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1, एरोबिक रेसिप्रेशन, या इसे कहा जाएगा आक्सी श्वसन प्रक्रिया। क्या? आक्सी श्वसन, या इसे कहते हैं वायुवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? वायुवीय श्वसन। तो जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखें, जिन्हें अंग्रेजी भाषा से प्यार है वो अंग्रेजी में लिखें, है ना। देखिएगा, श्वसन 2 तरह का होता है। एक एरविक, तो पहले एरविक समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे देखते हैं अंग्रेजी में, देखना क्या लिखा है। एरोबिक रेसिपिरेशन occurs in the presence of oxygen and summarized by the following equation। कैसा? ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से क्रिया की और बना क्या? एनर्जी। और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और बना क्या? वाटर। यानी अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था, अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड resultant of this reaction is energy, carbon dioxide, and water, and energy is named as ATP. Then the reaction is, such reaction is called a aerobic reaction। यानी कि this type of the respiration is used when body continues an activity for prolonged
period of the time, the energy that is needed to allow this prolonged activity produce using oxygen, किसका, यानी ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें चाहिए, जब हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, दीर्घकालिक चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, तो हम ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम बातचीत करते हैं कि ये ऑक्सी श्वसन, कैसा श्वसन है, ऑक्सी श्वसन। तो अब इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, लिखिएगा, ऑक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है, हिंदी में लिखिएगा, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें ऑक्सीजन भाग लेता है। सीधी सी बात है, नाम से क्लियर है, जिसमें ऑक्सीजन गैस भाग लेती है। लिखिए, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ाना, अर्थात 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 और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, अर्थात ऊर्जा दीर्घकालिक रूप में 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 मिलती है। आगे बढ़ाना, लिखिए, प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य, प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य, देखिए, प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य, प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य, प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य, बड़े जीवधारी और मनुष्य ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया से ज्यादातर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रायः बड़े जीवधारी और मनुष्य ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम लोग किससे प्राप्त करेंगे? ऑक्सी श्वसन से, है ना। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली किससे प्राप्त करेगा? ऑक्सी श्वसन से। लेकिन हाँ, छोटके नहीं, जैसे भाई बैक्टीरिया है, उसके पास क्या ही ऑक्सी श्वसन है, वो कहेगा हमें नहीं चाहिए, हमें इतना छोटा, हम बहुत छोटे इंसान है, इतना एटीपी लेके क्या ही करेंगे, हमें छोटा सा एटीपी चाहिए। अगला है, देखिए दूसरा, इसे कहते हैं अनएरोबिक रेसिप्रेशन, इसे हिंदी में कहेंगे अनाक्सी, क्या कहेंगे? अनाक्सी श्वसन प्रक्रिया, क्या कहा जाएगा? अनाक्सी श्वसन प्रक्रिया, या इसे हम कहेंगे, और दूसरा नाम अवायुवीय, क्या कहेंगे? अवायुवीय श्वसन प्रक्रिया, अवायुवीय श्वसन प्रक्रिया। अभी क्या है? When food is break down without using oxygen, यानी इस पूरी व्यवस्था से क्या गायब हो गया? ऑक्सीजन गायब हो गया। तो दिस टाइप ऑफ द रेसिप्रेशन known as anaerobic respiration, अवायवीय श्वसन। The organism who get energy through this are known as anaerobes, क्या बोलेंगे? anaerobes कहेंगे, अवायवीय। एग्जाम्पल, तो एक बड़ा शानदार उदाहरण है, और वो है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक। क्या है? कवक है। लिखा है कि दीज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि बिना हवा के भी, ये एनसीईआरटी बोल रही है कि बिना हवा के भी सर्वाइव हो सकते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, अब ध्यान देना, हिंदी में क्या लिखना है? लिखिएगा हिंदी में इसकी परिभाषा, लिखिएगा, जब जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, जब बिना ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के, ऑक्सीजन गैस
की उपस्थिति के कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो यही अवायवीय श्वसन कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है, तो यही अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अब आप पूछ रहे होंगे कि बिना ऑक्सीजन के कैसे विखंडन तो होता है, कैसे होगा वो चर्चा करेंगे। लिखिएगा आगे उसी में बढ़ाना, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले अपना लिख लिए होंगे यहां से, हिंदी में लिखिएगा। देखिए इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाते, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाते, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाते, बल्कि बहुत कम मात्रा की एटीपी मिलती है, बल्कि बहुत कम मात्रा की एटीपी मिलती है, बल्कि बहुत कम मात्रा की एटीपी मिलती है। पूरी तरह से नहीं टूट पाते, बल्कि बहुत कम मात्रा में एटीपी मिलती है, बहुत कम मात्रा में एटीपी मिलती है। ओके, एक और नोट डाल दीजिएगा नीचे, हिंदी में जो लिख रहे हैं, अंग्रेजी वाले यही बातें 3 लिखेंगे, बस वही बातें मैं नोट में लिखवा रहा हूं। लिखिएगा वह जीव, लिखिएगा नोट में, वह जीव जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, वह जीव जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं, हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं, हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं, हवा के बिना भी जीवित रह सकते हैं। जैसे उदाहरण डाल दीजिएगा, ईस्ट क्या है, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे ईस्ट। अब आप लोगों ने कभी ईस्ट या कवक की प्रक्रिया अगर समझी है, जानी है, तो बहुत शानदार है, नहीं तो इस प्रक्रिया को और आसान भाषा में और देखते हैं। देखना, दरअसल ईस्ट क्या है, आपके मन में सवाल है, ये ईस्ट ईस्ट बार बार कह रहे हैं, ये तो बिना हवा के जिंदा है, ये तो अनाक्सी श्वसन कर रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं इसको, तभी भोजन बन रहा है। देखो जरा, ये क्या हुआ, ये ईस्ट है, ये क्या करते हैं कि जो ग्लूकोजोआ है ना, जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, जैसे मान के चलो फल का रस ले लिए, क्या ले लिए, फल का कोई रस ले लिए, अब इसमें क्या था, ग्लूकोज था। अब जैसे ही कोई ईस्ट इसके संपर्क में आएगा, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा बिना हवा के, यानी कि अब O2 यहां पर उपस्थित नहीं रहेगा, तभी काम करेगा, और इसे कन्वर्ट करेगा C2H5OH में, किस में कन्वर्ट करेगा, C2H5OH में, है ना। और ये क्या है, एथिल एल्कोहल, क्या है, एथिल एल्कोहल है। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो अनाक्सी श्वसन वाले हैं, ये यही बदमाशी करते हैं, शराब बना रहे हैं बैठ के। और दूसरा क्या मिला, कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या मिला, एटीपी, क्या मिला, एटीपी, और इससे क्या मिला, ऊर्जा, क्या मिली, ऊर्जा। तो अपने लिए तो ये ऊर्जा बना लिए, लेकिन हमारे लिए, यानी मानव के लिए इसने क्या बना दिया, एथिल एल्कोहल, क्या बना दिया, एथिल एल्कोहल बना दिया, ठीक है। और C2H5OH बन गया। इंसान जब जाना कि रे इष्टवा तो बड़ा काम का चीज है, ये तो ऐसा चीज बना रहा है जिससे कि हम नशा कर सकते हैं, तो कहा कि ईस्ट तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम तो अपने लिए ऊर्जा बनाते हो, और हमारे लिए बैकडोर से क्या पैदा कर रहे हो,
जब आप हमारे बैकडोर तो एथिल अल्कोहल बना दिए। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पर लिखा है ईस्ट एक कोशिकीय जीव हैं और ईस्ट अवायवीय श्वसन के रूप में आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अवायवीय श्वसन है उसमें ज्यादातर जो प्रक्रिया होगी उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल आएगा। और अतः इनका उपयोग किस में करेंगे, ये देखो, शराब में और बियर बनाने में। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट रिस्पायर अनएरोबिकली, है ना, एंड प्रोड्यूस एल्कोहल। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हेंस दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। यानी कि पूरी की पूरी जो शराब की इंडस्ट्री है इन भाई साहब लोगों की वजह से रुकी हुई है, जिनका नाम है ईस्ट कुमारी या ईस्ट प्रसाद। क्या नाम है इनका, ईस्ट कुमारी या ईस्ट प्रसाद। समझना, ये जो ईस्ट हैं ये अनएरोबिक रेसिप्रेशन करते हैं और यही एथिल एल्कोहल पैदा कर रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। 5:30। हाँ, आगे बढ़े। ठीक, अब इसको मैं और आसान कर रहा हूँ। ये क्या है, ये है शुगर, चीनी। चीनी में क्या क्या है, कोई भी रस हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है या अंगूर का रस हो सकता है ना, या जौ का रस हो सकता है। ये सब के सब क्या होते हैं, शुगर होते हैं। अब बस इसी में क्या करना है, यही ईस्टवा डाल देना है। यह है ईस्ट प्रसाद। और जैसे ईस्टवा डालोगे इसमें रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन कैसा करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा क्या, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। क्या बना दिया, एथेनॉल। और बना लिया एनर्जी। और एनर्जी बनेगी तो हीट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, हीट। समझ गए। तो यहीं से बन गई क्या, शराब। क्या बन गई, तो शराब। तो शराब का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक प्रकार से अवायुवीय श्वसन प्रक्रिया से। कैसे, अवायुवीय श्वसन प्रक्रिया से हम एक तरीके से बियर या वाइन बना रहे हैं। उम्मीद है इन चित्रों और इन प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर जिन्हें समझना है वो समझ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ा, जो छात्र हैं वो समझ रहे हैं। सब्सक्राइबर को मैं समझाया क्या ही करूंगा, है ना, बाद में कभी समझ लेना, जिंदगी बहुत दिन लंबी पड़ी हुई है। आगे बढ़िए। अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेसिप्रेशन, तो आप देखते हैं, है ना। एरोबिक रेसिप्रेशन, पहली बड़ी बात क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस। यानी कि क्या है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है ना। ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता हमें पड़ती है, पहला। लेकिन क्या अनएरोबिक में पड़ रही है, उत्तर है नहीं। डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की नीड या रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पहली पहचान तो ऐसे ही बता दोगे। दूसरा क्या लिखा है, प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी, यानी ये ज्यादा एटीपी उत्पन्न करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अन अनाक्सी श्वसन वाले शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा, देखिएगा, बहुत कम एटीपी। क्या, बहुत कम, अंतर लिख देना दोबारा एक बार, बहुत कम एटीपी उत्पन्न करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। अब ध्यान देना, ये पूरी तरह से ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं। एक और पॉइंट लिखेगा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर लैक्टिक एसिड क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और आपको याद होगा यही जो लैक्टिक एसिड है यही क्या करता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द, आपको याद होगा ना, बहुत ज्यादा काम कर लिए तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। ठीक है। तो कई बार हम ज्यादा तेजी से जब काम कर देते हैं तो हमारी मांसपेशियां
अनएरोबिक रेसिप्रेशन की व्यवस्था से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देती हैं और हम दर्द से कराह उठते हैं। आपने नाम सुना होगा शुभमन गिल का, है ना। शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज निकले जिन्होंने इस चीज को क्रैम्प, आपने एक नाम सुना होगा क्रैम्प्स हो गया। ये आपको याद होगा कि शायद कौन सा मैच था, मेरा मैच नहीं याद आ रहा है। इनको क्रैम्प आ गए थे, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो ये अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, फिर दोबारा लौट के आए थे। या आपको एक याद होगा मैच ग्लेन मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल जब खेल रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अकेले बंदा 200 रन बना दिया, उसके बाद लेट गए, एकदम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक तरीके से बॉडी में और खास करके मांसपेशियों में क्या हो रहा है, मांसपेशियों में। रंजीत गौतम हिंदी में है भैया, और दोबारा लिखोगे तो हम ब्लॉक करवा देंगे, पक्का जान लेना, चुपचाप पढ़ाई करो। अब मैं आज जानबूझ के बहुत टॉलरेट कर रहा हूँ आप जैसे बदमाशों को। ये क्या लिखा है, उर्दू में लिखे हैं हम। गजब के लोग हो भाई, मानना पड़ेगा, कौन पढ़ा पाएगा आप लोगों को ऐसी स्थिति में, समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो ये जो क्रैम्प आया तभी आया, क्रैम्प आने का मतलब ही है मांसपेशियों में खिंचाव आना। क्या होना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, ठीक। मैं अपनी स्थिति बताऊं, मैं गुस्सा नहीं होता, मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, अपना काम करता हूँ। लेकिन इस क्लास में आने के बाद ऐसी ऐसी हरकतें होनी शुरू होती हैं कमेंट के, अच्छा कमेंट में बंद करवा दूं तो ऐसे लोग हैं जो जेनुअन लोग हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। इसमें इतने बचकानी हरकत के लोग आ गए ना, बच्चे आ गए हैं जो पढ़ने के लिए उद्देश्य नहीं इनका। उनका उद्देश्य हिंदी में कहा नहीं लिखा, यार क्या है ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, मैं जो बता रहा हूँ वो हिंदी है ना। जो समझा रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से समझा रहे हैं, है ना। तो इसके बावजूद अगर आप इस तरह कमेंट करोगे तो मैं आज तो टॉलरेट किया, कल मैं यहाँ पे बैठा के रख दूंगा कि जरा सा कोई चूक किया उसको बंद करो। पहली बात तो आप देखोगे लेकिन कुछ लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करिए, ऐसी बातें ना करिए यार, पढ़ो भाई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो वही बातें लिखी हैं कि इनके पैर में क्या आ गया, क्रैम्प आ गया, क्योंकि बहुते काम कर दिए, एक्सरसाइज कर दिए पूरा भयंकर तरीके से, ठीक है ना। तो लिखा है द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड which is the reason for the muscles cramps after heavy exercise। लिखिएगा after heavy exercise। Massage and hot water bath increase the circulation of the blood, leading to an increase of the supply of the oxygen in the blood, which result in the complete breakdown of the lactic acid into carbon dioxide and water। यानी अगर कोई ज्यादा काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, ठीक है ना, इनको प्रदीप को तत्काल ब्लॉक करो तो तुरंत। हाँ, पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। हाँ हाँ, इन्हीं को पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का आंशिक अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हिंदी में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा, देख रहे हो, इनको क्रैम्प आ गया है पूरी तरीके से। तो थोड़ा एक्सरसाइज होगी, फिर कहेंगे जाओ थोड़ा आराम कर लो, बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। लिखिएगा ग्लूकोज का आंशिक विघटन, हिंदी में लिखिएगा, ग्लूकोज का आंशिक विघटन लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देता है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देता है। ग्लूकोज का आंशिक विघटन लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव हो जाता है। दूसरी बात लिखिएगा कि मसाज करने से और गर्म पानी से धो लेने से या नहा लेने से, देखिए मसाज करने से या गर्म पानी से धो लेने से रक्त का संचार बढ़ जाता है, रक्त का संचार बढ़ जाता है,
रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे जिससे लैक्टिक एसिड जिससे लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाते हैं। लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना हमारे ब्लड में, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बना। अब ये लैक्टिक एसिड कैसा एसिड है, किस प्रकार का एसिड है, इसके लिए इंतजार करिए केमिस्ट्री का, जब रसायन विज्ञान आएगा तो ये दोबारा मिलेगा आपको एक बार। अभी इतनी समझ विकसित करा जाए अपन लोग कि लैक्टिक एसिड कोई एसिड है जिसके बनने से मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प आ रहे हैं। ठीक, और इसको समाप्त करने का तरीका क्या है, तो इस पे मालिश करना या गर्म पानी से इसकी सेकाई कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जा रहा है। तो कभी भी अगर आप ज्यादा काम करें या इस तरह का क्रैम्प आए, है ना, क्रैम्प का हिंदी होता है खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव और दर्द। ठीक है ना, खिंचाव आना और दर्द होना, इतनी हिंदी है इसकी। और कुछ लोग एक तरीके से बहुत काम करने के बाद ये मुश्किलें आती हैं, है ना, तो ये ध्यान देनिए, ये दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर इनको क्रैम्प आया था तो एक्सरसाइज वगैरह की जा रही थी। अगला है ब्रीथिंग। देखिएगा हेडिंग, ब्रीथिंग या श्वसन करना। देखिएगा हेडिंग, ब्रीथिंग या श्वसन करना। इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिएगा, ब्रीथिंग या श्वसन करना, ब्रीथिंग या श्वसन करना। इनको देख रहे हो भाई साहब को, एकदम नाक खींच रहे हैं, लग रहा है धरती सब खींच लेंगे। इनको देखो, जब ये ब्रीथ इन कर रही हैं, यानी ये तो पूरा शरीर इनका गुब्बारा हो गया, और जब ब्रीथ आउट कर रही है तो पचक के हो गई पतला गुब्बारा। तो बस सांस खींचना और सांस बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? श्वसन की प्रक्रिया। क्या कहलाएगा? श्वसन की प्रक्रिया कहलाएगा। लेकिन अब समय यह कह रहा है कि यहीं पर रोक लिया जाए, ब्रीथिंग पर कल से बातचीत करते हैं, है ना। तो उम्मीद है आज की जो कहानी है समझ में आई होगी, आपने इसे नोट भी किया होगा, और कल से फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक आप अनुलोम विलोम